हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनबोरिंग एकेडमी। तो संडे और सैटरडे 2 दिन शायद पेट का एग्ज़ाम हुआ है और उसका 4 पालियों में एग्ज़ाम हुआ है। मैंने देखा कि यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे लोग सॉल्यूशन डाल रहे हैं, बट वो डिटेल एनालिसिस नहीं है कि हर क्वेश्चन को कहाँ से आया, कहाँ से क्वेश्चन आया है, डिफ़िकल्टी लेवल उसका क्या है, उसका सॉल्यूशन ए है तो क्यों है, बी है तो क्यों बी है, सी है तो क्यों सी है। तो बेटा हम लोग इस वीडियो में बहुत डिटेल में सारे जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, बेसिकली ये 3 पार्ट में क्वेश्चन आएगा, 30 करके 3 पार्ट में हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो जो पहला पार्ट है ये इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, इसके बाद का आने वाली वीडियो में कवर करेंगे, 3 पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तो आज 30 क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे कि जो पेट के पेपर में जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन ये है, ये देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे। हरिसेन के बारे में पूछा गया कि हरिसेन कौन से शासक के दरबारी थे। तो बेटा हरिसेन जो है वो 4th सेंचुरी के संस्कृत के पोएट थे, ठीक है बेटा। और वो समुद्रगुप्त के काल में वो उनके पोएट थे। बेसिकली उनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंट्रीब्यूशन रहा है, जो इलाहाबाद का पिलर है, जिसको प्रशस्ति पिलर भी कहते हैं। इलाहाबाद का पिलर है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, ये हो सकता है आ जाए, आने वाले टाइम पे आ जाए। तो उसका भी निर्माण, उसका भी जो लिखा है वो इन्होंने ही किया है। तो आंसर क्या होगा, समुद्रगुप्त, ये हो जाएगा आंसर। अगले पे चलते हैं। जिजिया बेटा बहुत कंट्रोवर्शियल टर्म रहा है ये। जिजिया बेसिकली क्या है, रिलीजियस टैक्स था ये। जिजिया रिलीजियस टैक्स था और ये जो है, जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे, जो मुगल शासक थे, वो लगाया करते थे। तो सवाल क्या पूछा गया है कि जिजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लीजिए। तो जैसे हम लोग ने पढ़ा होगा, पहले दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत में जिजिया लगाया गया था। जब अकबर का टाइम आया तो अकबर के टाइम पे जिजिया हटा दिया गया था। लेकिन फिर वो कौन सा शासक था, जो सवाल में है कि वो कौन सा शासक था जिसने फिर से जिजिया को लगा दिया है। अब सबको पता है कि ये जो है औरंगजेब ही इसका आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है बेटा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 4 कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है ब्रिटिशर्स का। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने हमारे साल जो 200 साल 300 साल राज किया, 1600 में वो आ गए थे, इस्टेब्लिश हुआ था बेटा। ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिश हुई थी 1600 सेंचुरी में। तो उसमें कौन सा ऐसा कंट्रीब्यूशन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। किया तो काफ़ी कुछ है। शिपिंग भी ऑब्वियसली बात है, शुरुआत कहीं ना कहीं उन्होंने किया, रेलवे ने किया, बैंकिंग का भी काम किया, प्लांटेशन का भी काम किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा माना जाता है रेलवे। रेलवे को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि जब 1947 में अंग्रेज गए तो अभी जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका 61% वो अंग्रेजों का है, क्या ही बनाया हुआ है। आप तमाम रेलवे स्टेशन पे जाके देखोगे, जितने भी ज़्यादा अधिकतर रेलवे स्टेशन जो है अभी भी वो ब्रिटिशर्स टाइम के ही बने हुए हैं। वो बहुत फेमस चर्च गेट जो रेलवे स्टेशन है मुंबई का, वो ब्रिटिशर्स के टाइम का बनाया हुआ है। या आप बहुत ढेर सारे ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो अंग्रेजों के टाइम के ही बनाए हुए हैं। और रेलवे ट्रैक भी बहुत ढेर सारे ऐसे हैं जो अंग्रेजों के टाइम के ही बनाए गए। बेटा क्यों रेलवे के ऊपर ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा काम किया, ये भी जानना जरूरी है। तो रेलवे का बेसिकली ब्रिटिशर्स ने यूज़ हमारे रिसोर्सेस को शोषण करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस को ले कैसे जाएंगे। बुलक कार्ट, बैलगाड़ी पे तो ले जाने में बहुत टाइम लगता, तो उन्होंने क्या किया, रेलवे का यूज़ किया। अच्छा, इसके लिए फंडिंग कैसे आती थी, ये भी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है, आपको बता देता हूँ छोटी सी। तो क्या है कि उनके पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कम पैसे होते थे, ठीक है, पैसे तो थे बट रेलवे को ग्रो करने के लिए कम थे। तो उन्होंने क्या किया, बॉन्ड सिस्टम जारी किया। जैसे RBI बॉन्ड जारी करता है, इन्होंने ये बॉन्ड जारी किया। उन्होंने कहा कि हम जो है, आप कोई भी बॉन्ड लो, रेलवे बॉन्ड लो, वो पैसे को हम रेलवे में लगाएंगे और उसके ऊपर 5% निर्धारित आपको रिटर्न देंगे। ये इस सिस्टम से इन्वेस्टमेंट आया और यहाँ से जो है इंडियन रेलवे ग्रो किया था। अगले पे चलते हैं। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं। पंचतंत्र बेटा बहुत ही फेमस है, ये जो है स्टोरी है सीरीज का। फेबल्स कहते हैं इसको, FABLE, फेबल्स का मतलब क्या होता है, जो जानवरों की कथाएं होती हैं। जैसे कि हम लोग बचपन में देखते थे ना, जंगल बुक करके आता था
कि जानवर जो है आपस में बातचीत करते थे, जैसे कि चींटी बहुत मेहनत करती है, स्क्विरल क्या करती है, जो गिलहरी होती है वो ठंड के लिए जो है, ठंड से बचने के लिए पहले ही अपना घर वगैरह बना के उसमें फूड स्टोर कर लेती है। इस तरीके की कहानियां जो होती है ना, वो उस तरीके का संग्रह जो है वो पंचतंत्र में है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि पंचतंत्र लिखी किसने है। ठीक है, इसने 4 ऑप्शन दिया है, वेद व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास और विष्णु शर्मा। तो बेसिकली बेटा ये विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र लिखी हुई है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ, ये सबको पता है। वो किस मुद्रा में थे, वो किस मुद्रा में बैठ के अपना सरमन दे रहे थे। तो देखो बेटा, मैंने सबका सारी मुद्राओं को आपको सामने ये फिगर रख दिया ताकि इन फ्यूचर भी अगर क्वेश्चन आता है मुद्रा के ऊपर तो आप लोग जो है आसानी से समझ जाओ। तो देखिए क्या क्या मुद्रा, जो उन्होंने क्या पूछा कि सबसे पहली जो सरमन दिया सारनाथ में वो किस मुद्रा में था। तो बेटा वो बेसिकली क्या था, धर्मचक्र परिवर्तनम मुद्रा। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या मामला, धर्मचक्र क्यों कहते हैं। तो बेसिकली जैसे क्या है, 2 तरीके के निर्वाण थे, बुद्धा ने 2 तरीके के निर्वाण की बात की है। एक निर्वाणा, एक परिनिर्वाणा। निर्वाणा मतलब कि आप दुनिया में रहते ही दुनिया के वर्ल्डली प्लीजर को छोड़ दो, ठीक है, आप भोग विलास को छोड़ दो, उसको निर्वाणा कहते हैं। और जब आप मर जाओ और उसके बाद आप स्वर्ग को पाओ, ठीक है, आप मृत्यु और जीवन के चक्र से अगर आजाद हुए जा रहे हो तो उसको परिनिर्वाणा कहते हैं। तो ये सारी बातें इन्होंने किस मुद्रा में बैठ के कही है, इन्होंने बेटा ये मुद्रा जो है, ये वाली जो उनकी मुद्रा है, धर्मचक्र परिनिर्वाणा मुद्रा। इसमें बुद्धिज्म में और भी कई मुद्राएं होती हैं, जैसे आप जैसे चले जाओगे कई बुद्धिस्ट टेम्पल पे तो बुद्ध आपको इस मुद्राओं में बैठे हुए दिख जाएंगे। अभया मुद्रा, अभया मुद्रा जो यूं हाथ को यूं सामने की तरफ से हाथ को पंजा करके ऐसे दिखाते हैं, इसको अभया मुद्रा कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, आप ज्ञान अर्जित करो, ठीक है। ये भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है, ये कई जगह पे इसका उल्लेख है। इसका मतलब क्या होता है कि बुद्ध जो है सरमन दे रहे हैं, सारी चीजों को अपनी बात कह रहे हैं और भूमि को स्पर्श करके बातें कह रहे हैं, यानी कि भूमि को एज अ विटनेस, भूमि को, धरती को, भूमि को स्पर्श करके, तो भूमि को एज अ विटनेस मान के, साक्षी मान के, कहते हैं ना कि हम भगवान को साक्षी मान के ये बात कहते हैं। तो भूमि स्पर्श मुद्रा, ये देखिए यहाँ पे इनका हाथ भूमि से टच है, तो भूमि स्पर्श मुद्रा का ये मतलब होता है। ध्यान मुद्रा, मेडिटेशन मुद्रा, ये सबको पता है। ये धर्म चक्र मुद्रा, ये जो इन्होंने, ये देखिए, ये सेम देखिए, ये यही मुद्रा है, यही सारनाथ की टेम्पल है, सारनाथ में इसी तरीके की इमेज लगी हुई है। तो यही पूछा था कि ये इमेज कौन सी मुद्रा है, ये धर्म चक्र मुद्रा है। धर्म चक्र मुद्रा का मतलब क्या हुआ बेटा, जो धर्म का जो चक्र है वो बुद्ध के सरमन देने से मूव करने लगा, इसीलिए इसको धर्म चक्र मुद्रा कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या क्या परिणाम हुए थे, ठीक है। तो देखते हैं कि जमींदार की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया था। बेटा जब तक अंग्रेज थे तब तक जमींदार थे ही थे। जमींदारी वाज एबॉलिश्ड आफ्टर ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों में ब्रिटिश काउंसिल की हस्तांतरित कर दिया गया, ये ऐसा नहीं हुआ था, ये चीज़ सही नहीं है। अंग्रेजों ने भारत के लोगों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया। अंग्रेजों ने, बेटा हमेशा याद रखिएगा, अंग्रेजों ने कभी भी इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि शुरुआत क्या हुई थी, राजा राम मोहन राय ने बोला अंग्रेजों को कि आप देखो सती प्रथा बहुत खराब चीज़ है, तो आप प्रमोट करो इसको कि इसको ये बंद हो जाए, ठीक है। अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत साथ दिया, सती को अबॉलिश किया, तो उन्होंने ये देखा कि अननेसेसरीली जो है हमको लोकल्स का वैथ, गुस्सा झेलना पड़ रहा है, जबकि उनका मेन कारण, मेन पर्पज यहाँ रहने का समाज का उत्थान करना नहीं था। उनका मेन कारण इंडिया में रहने का था कि उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इंडियंस का होता रहे और ड्रेन करते रहे हम वेल्थ को ब्रिटेन में, ठीक है। तो उनका सोशल अपलिफ्टमेंट ब्रिटिशर्स का इंडिया में कभी था ही नहीं पर्पज, ठीक है। तो क्या है, जो 1857 की क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, उसके बाद जो है 1858 एक्ट आया था, उसमें क्या था कि हस्तांतरित कर दिया गया था, जो भी रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी से रोल चेंज कर दिया गया था क्राउन के नाम पे। यानी कि मतलब क्या हुआ इसका, 1857 के बाद, 1857 से पहले जो इंडिया का जो भी पोजीशन था ब्रिटिशर्स का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पोजीशन माना जाता था, ठीक है। लेकिन 1857 के बाद वो सारा पोजीशन रानी के नाम पे, क्राउन के नाम पे माना जाने लगा, ठीक है बेटा, ये चेंज हुआ था, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, ये देखिए, ये क्राउन वाला जो है
1857 के बाद रानी को कैसर का जो है टाइटल मिला था और उसको ही यहाँ का जो है मालिक माना जाने लगा था। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। रीजन फॉर लॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है लॉन्च हुआ था, तो वो उसके पीछे क्या कारण थे। ठीक है बेटा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होने का क्या कारण था। गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इससे पहले जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था। ठीक है, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने पूछा डांडी मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। ठीक है, ये कारण नहीं था, ये आउटकम था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरुआत कैसे की थी, डांडी मार्च करके शुरू किया था। ठीक है, तो दैट वाज नॉट ए रीजन। ठीक है, नन ऑफ द दीज, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। आस्किंग द वायसरॉय थ्रू लेटर containing 11 point program to remove the evil of the British rule। और चौथा ऑप्शन क्या है, आस्किंग द पीपल टू टेक द पूर्ण स्वराज प्लेज। बेटा ये वाला जो आंसर है ये सबसे करीब माना जा सकता है, डी वाला आंसर। सी को भी हो सकता है कि कंसीडर किया जाए, लेकिन डी मुझे मेरे हिसाब से सबसे ऑप्टिमम लगता है, क्योंकि 1927 में जो ब्रिटिश का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। ठीक है, और गांधी जो नए चेहरे कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए थे, उसमें नए चेहरे जो है जवाहरलाल नेहरू इन्वॉल्व हुए थे, उनको प्रेसिडेंट भी बनाया गया था, सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, तो ये सारे नए चेहरे जो नए लोग आ रहे थे कांग्रेस में 1927-28 के आसपास में, वो ये कह रहे थे कि हमको हल्की फुल्की आज़ादी नहीं चाहिए, हम जो है किसी भी कम लेवल के ऊपर हम बात नहीं मानेंगे, आप पूरी तरीके से हमको आज़ाद कर दो, आप लोग वापस जाओ। तो बेसिकली जो मेन पर्पस क्या था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए था। सारे जो नए लोग थे वो डिमांड ये कर रहे थे कि हमको पूरा स्वराज चाहिए। तो वो दैट वाज द मेन पर्पस फॉर दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगले क्वेश्चन में बेटा आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि हु रेज्ड द INA इंडियन नेशनल आर्मी टू फ्री द फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल। ब्रिटिश कंट्रोल को खत्म करने के लिए जो INA बना था, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसका नाम हमेशा अक्सर सुभाष चंद्र बोस जी से जोड़ा जाता है, तो वो किसने इस्टेब्लिश किया था। तो हमको ये चीज़ बेसिकली तथ्य बेटा ये चीज़ नहीं पता होता है। हमारे साथ क्या हुआ था, जनरल मोहन सिंह करके एक सिपाही थे, मेजर थे, इन्होंने क्या किया, ये ब्रिटिश की एक टुकड़ी को लेके गए थे जापान के कुछ एरिया में, सिंगापुर मलेशिया के कुछ एरिया में ब्रिटिश की टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब तब चल रही थी, 1940s के बाद के टाइम की बात है, तो इनका क्या हुआ कि वहां पे जापान ने उनको हरा दिया और इनको बंदी बना लिया। तो मोहन सिंह ने क्या बात किया, मोहन सिंह ने ये बात किया कि हमको जो है अपने साथ में मिला लो और INA हम इस्टेब्लिश करते हैं, जितने भी हमारे पास सोल्जर्स हैं और जो आपके प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, जो वॉर में बंदी बन जाते हैं, उनको सबको साथ में लेके हम एक आर्मी इस्टेब्लिश करते हैं जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ेगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता ही होगा कि जापान और ब्रिटिश आमने सामने थे, तो जापान को ये आइडिया बहुत सही लगा कि ये तो अच्छी बात है कि उनके ट्रेन सोल्जर हैं और हमको फ्री में मिल रहे हैं, तो हम इनको थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ जापान, मोहन सिंह, जनरल मोहन सिंह, ही वाज सिख, जनरल मोहन सिंह ने INA की स्थापना की थी। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने INA को ज्वाइन किया था। 1942 में INA इस्टेब्लिश हुआ था। ये चीज़ नहीं पता है बेसिकली, शायद इसी के लिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये सारी डिटेल बेटा लिखी गई है, आप लोग अपने स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्थ लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर। वो कौन सी ऐसी बॉडी है जो सबसे बड़ी, जैसे समुद्र तो सबसे बड़ी बॉडी माना जाता है, अंटार्कटिक है, पैसिफिक ओशियंस हैं, सबसे बड़ी बड़ी बॉडीज माने जाते हैं, वो कौन सी ऐसी बॉडी है जो इनलैंड है, जो चौतरफा धरती से घिरा हुआ है, सबसे बड़ी वाटर बॉडी कौन सी है। बेटा सबसे बड़ी वाटर बॉडी जो है हमारी कैस्पियन सी है, सबसे बड़ी है। देखिए इमेज भी यहाँ पे मैंने दे दी है ताकि आप देख लो, और आप ये भी देख लो कि कौन कौन से देश की सीमा इस कैस्पियन सी को टच करती है। तो ऊपर से कजाकिस्तान छूता है, साइड से तुर्कमेनिस्तान छूता है, नीचे से ईरान छूता है, इधर से लेफ्ट से अजरबैजान छूता है, ये वेस्ट है, वेस्ट से अजरबैजान, और रशिया का भी कुछ हिस्सा कैस्पियन सी में जाके समाहित होता है, मिलता है। ठीक है, तो कैस्पियन सी, बाकी ऑप्शंस को भी आप देख लो। बेटा लेक बैकाल की बात होती है ना, लेक बैकाल इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। लेक बैकाल इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वेरी डीपेस्ट वाटर, ये बहुत बड़ा, बहुत गहरा है, ये रशिया में है। ठीक है, और लेक सुपीरियर जो है आपका, लेक सुपीरियर आपका नॉर्थ अमेरिका में है, ये कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे पाया जाता है, उसको हम लेक सुपीरियर कहते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फॉलोइंग वाज द, कौन सा जो है पहला भारतीय गवर्नर जनरल रहा है, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन रहा है आजाद भारत का।
ठीक है। तो बेटा सबसे पहला अगर क्वेश्चन पूछ लेते कि फ्री इंडिया का सबसे पहला कौन था, तो वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन सबसे पहला भारतीय अगर पूछेंगे तो सबसे पहला भारतीय, इन्होंने क्या पूछा, सबसे पहला भारतीय, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। अगर इंडियन यहां पे नहीं लगाते तो लॉर्ड माउंटबेटन चला जाता आजाद भारत का, लेकिन इन्होंने क्या कहा, भारतीय कौन था। तो भारतीय जो थे वो आपके श्री सी राजागोपालाचारी जी थे। ये आप देख सकते हैं फोटो में, ये बहुत जो है गांधीयन प्रिंसिपल पे चलते थे, गांधी के बहुत करीबी माने जाते थे, और ये माना जाता था कि इनको ही हायर बनाया जाएगा, गांधी जी का लीगल हायर बनाया जाएगा आगे। लेकिन गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को चुना और उनको ही अपना उत्तराधिकारी राजनीतिक तौर पे माना, ठीक है। ये जो है 1972 में इनकी डेथ हुई थी, सी राजागोपालाचारी की। इन्होंने एक पार्टी भी स्टैब्लिश की थी, स्वराज पार्टी करके शायद नाम था उसका, इफ आई एम नॉट श्योर, आप मिला लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। इनमें से कौन से एक्ट से बर्मा को अलग किया गया। तो बेसिकली बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो 1935 से पहले इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है पूरा, उसमें म्यांमार, इंडिया और जितना भी ब्रिटिश कंट्रोल था वो सेंट्रलाइज था, वो अलग अलग नहीं था। 1935 के बाद जो है म्यांमार को, बर्मा को, जो अभी म्यांमार बोलते हैं, बर्मा उस टाइम बोलते थे, बर्मा को अलग कर दिया गया था। 1935 एक्ट ऑफ 1935 एक्ट की और खासियत क्या क्या है। 1935 एक्ट ही बेटा ऐसा एक्ट है जिससे हम, जो हमारा भारतीय संविधान है ना, वो ज़्यादातर सारी चीज़ें 1935 के एक्ट से लिया गया है। जो 3 सिस्टम है, जो स्टेट का, सेंटर का, जो शेड्यूल 7 की बात होती है, 3 अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग ने कहाँ से ली है, 1935 से। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए इनमें से कौन सा ऐसा एक्ट है जिसमें से हमारे भारतीय संविधान ने सबसे ज़्यादा चीज़ें ली हैं, वो एक्ट होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो 1935 के एक्ट में जो है बर्मा अलग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, विच बाई वॉट नेम इज द एनुअल नंबर ऑफ द लाइव बर्थ पर 1000 पीपल कॉल्ड। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर 1,000 लोग हैं, उनमें से मान लो 25 नए बच्चे पैदा होते हैं या 30 नए बच्चे पैदा होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, नाम क्या होता है उसका। ये ज्योग्राफी का है, ये पॉपुलेशन वाला चैप्टर आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में बताया गया। क्लास 11 के एनसीईआरटी ह्यूमन रिसोर्स है, उसमें आप पढ़ लेना, तो उसमें आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगा। बेटा बेसिकली इसको क्रूड बर्थ रेट कहते हैं। क्रूड बर्थ रेट पर 1000 लोगों पे जितने लाइव बर्थ हुए वो क्रूड बर्थ रेट हुआ। अच्छा, पर 1000 लोगों पे कितने लोग मरे, पर 1000 लोग पे 1 साल की अवधि में कितने लोग मरे, तो क्या हो जाएगा, वो क्रूड डेथ रेट हो जाएगा। क्रूड डेथ रेट हो जाएगा। उन दोनों का जो अगर घटा देंगे, ठीक है, जैसे मान लो कि 1000 लोगों में 25 नए बच्चे पैदा हुए और 8 लोग मरे, तो 25 क्या है, क्रूड बर्थ रेट है, और 8 क्या है, क्रूड डेथ रेट है। और 25 में से 8 को घटा देंगे तो कितना आपके पास आएगा, 17 आएगा ना, 17 8 25, ठीक है। तो 17 जो है आपका नेट पॉपुलेशन इंक्रीज माना जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टीक फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। अच्छा, अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट होते हैं बेटा, हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फॉरेस्ट हमारे होते हैं। जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है, डिसाइडियस फॉरेस्ट होता है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट होता है। जो टीक फॉरेस्ट है ना, टीक की जो लकड़ी है, आपने अक्सर देखा होगा जब आप हिली रीजन पे जाओगे तो आप पतले पतले लंबे लंबे पेड़ दिखेंगे, पतले पतले लंबे बिल्कुल कतारों में लगे हुए होते हैं, बिल्कुल लाइन से लगे रहते हैं ये, ठीक है। और ये मतलब अधिकतर आप देखोगे हिली रीजन में पाए जाते हैं। यही कैच था। कैच ये था कि आपको पता होना चाहिए कि टिक फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है। टिक फॉरेस्ट बेटा बेसिकली कॉनिफेरस फॉरेस्ट कह दीजिए आप, जो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं वहाँ पे ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। साइबेरिया वगैरह की जगह है, वहाँ पे बहुत ढेर सारे टिक के लंबे लंबे बड़े बड़े जंगल मिलते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा प्रदेश है जो ठंडा प्रदेश है, वहीं टिक फॉरेस्ट पाया जाना है। आप देखो पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश और झारखंड, इसमें सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। शिमला वगैरह आप जाते हो ना, तो वहीं पे इस तरीके के फॉरेस्ट आपको देखने को आसानी से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज सडनली एंड कंटिन्यूअस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज इज नोन एज। अगर कोई बारिश है वो हो रही है, अचानक से बढ़ जाए, बहुत तेजी से, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, उसको क्या कहते हैं। सवाल पूछा है उसको क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बर्स्ट, रेस्ट एंड अटेस्ट। आपने बहुत नाम सुना होगा, 2013 में हुआ था ना आसमान फटना।
अगर बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, आसमान फटना और किसको कहते हैं बेटा? ऐसा थोड़ी ना कोई छेद होता है और कुछ ऊपर से नीचे गिर रहा है। आसमान फटने का मतलब क्या होता है? बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश का होने को ही क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा इस प्रक्रिया को कहते क्या है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बर्स्ट। 2013 का जो उत्तराखंड की जो त्रासदी हुई थी उसमें आसमान फटने की घटना हुई थी और बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ जीएमटी? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत रद्दी सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि जीएमटी क्या है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको कहानी बता देता हूँ बैकग्राउंड की। तो बेटा बेसिकली जीएमटी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ये सबको पता होगा, ठीक है। लेकिन मान लो अगर फ्यूचर में और कुछ क्वेश्चन आता है जीएमटी से जुड़ा हुआ, तो थोड़ा जो मैं बता दूंगा उससे आपका फ्यूचर का क्वेश्चन भी एड्रेस होता रहेगा, ठीक है। तो ग्रीनविच मीन टाइम का क्या है? जो लंदन में एक ऑब्जर्वेटरी है, लंदन में ये ग्रीनविच नाम की एक ऑब्जर्वेटरी है। लंदन में एक जगह है ग्रीनविच जहां पे रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। ये रॉयल ऑब्जर्वेटरी की ये फोटो है। ग्रीनविच क्या है? ग्रीनविच आप सोचोगे क्या है? ग्रीनविच एक जगह है। जीएमटी आप सुनते हो ना, जीएमटी, तो जीएमटी में जो ग्रीनविच है वो लंदन में एक जगह का नाम है, और जो ऑब्जर्वेटरी है वो है रॉयल ऑब्जर्वेटरी। और वहां से जो टाइमलाइन गुजरती है उसको हम कहते हैं जीएमटी टाइमलाइन, ग्रीनविच मीन टाइमलाइन, ठीक है। हमारा जो टाइमलाइन क्या है? 5.5 घंटा पीछे है। तो हम जो 5.5 घंटा पीछे है तो किससे पीछे है? जीएमटी से। जीएमटी से हमारा टाइम जो है 5.5 घंटा पीछे चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चूज एज द इनिशिएशन साइट फॉर इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन? 4 स्टेट के नाम दिए बेटा। इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां से ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। तो ये देखिए जो फोटो में है, ये आप सोचोगे यहाँ पे इनकी फोटो क्यों डाल रखी है? ये फोटो है एमएस स्वामीनाथन जी। एमएस स्वामीनाथन जी को फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। जो भी इनके साइंटिस्ट जो इंडिया में लीड कर रहे थे ग्रीन रिवोल्यूशन को, वो यही थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि ऐसे प्रदेश जहां पे बहुतायत में पानी पाया जाता है वहां पे हाई यील्ड वैरायटी की सीड्स का प्रयोग कीजिए जिसकी पैदावार बहुत ज़्यादा रहती है, पानी का मिलता है, ज़्यादा पानी भी चाहिए, और हाई यील्ड सीड का फॉर्मेशन का यूज़ करके इन्होंने प्रोडक्शन को कई टाइम बढ़ा दिया था। उससे पहले भारत जो है अनाज के लिए बाकी देशों पे निर्भर था। जो आपने सुना होगा PL 408 प्रोग्राम चलता था जिसमें जो है यूएसए से खाना आता था, अंग्रेज लोग वहाँ से ब्रिटेन से यूएसए से खाना आता था, हमारा पेट भरता था। लेकिन इनकी बदौलत ही हम लोग अनाज के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो सके और आज के टाइम पे बहुत बड़ी मात्रा में अनाज को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो ये एमएस स्वामीनाथन जी हैं, इनकी लीडरशिप में हुआ था। अच्छा, अगर ये पूछ ले क्वेश्चन कि जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर ग्रीन रिवोल्यूशन हो रहा था, जो इंडिया का जो था वो ग्रीन रिवोल्यूशन पार्ट था, ओवरऑल पूरे दुनिया के लेवल के ऊपर एक ग्रीन रिवोल्यूशन चल रहा था। उसके फादर कौन थे? उसके फादर थे नॉर्मन बार्लो, NORMN, नॉर्मन बार्लो, ठीक है। चलिए ये आपके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की चीज हो गई, यहाँ से वो पूछा क्या है। तो बेटा देखिए हाई यील्ड सीड का इस्तेमाल करना था ग्रीन रिवोल्यूशन में, ठीक है। और हाई यील्ड सीड को पानी बहुत ज्यादा चाहिए। पानी कहाँ पे बहुत आसानी से अवेलेबल था? पंजाब में। पंजाब का क्या मतलब है? पंजाब मतलब 5 नदियों का जगह, 5 नदियों की जगह। यहाँ पंजाब में बहुत आसानी से ट्यूबवेल है और कैनाल इरिगेशन वगैरह काफी डेवलप्ड है। तो जो शुरुआत हुई थी वो पंजाब से हुई थी। हमारा ऑप्शन क्या है? पंजाब हो जाएगा। बेटा अगला क्वेश्चन क्या है? 1969 में बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया था। 1969 से पहले सारे बैंक जो थे वो प्राइवेट थे, सारे बैंक जो थे वो प्राइवेट थे। अच्छा, आरबीआई क्वेश्चन ये कि आरबीआई को स्टैब्लिश कब किया गया? अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमने 1935 का बारे में पढ़ा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई को 1935 एक्ट में ही स्टैब्लिश किया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिए, हो सकता है आगे वाले एग्जाम में कभी ना कभी आपको जरूरत पड़े। तो 1969 में जो है बेटा ये 14 जो बैंक थे, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया था, निजीकरण से राष्ट्रीयकरण, यानी कि ये पहले जो है प्राइवेट बैंक थे, 1969 में इनको सरकारी बना दिया गया था। किसकी अध्यक्षता में? किसने किया था? इंदिरा गांधी के टेन्योर में, ठीक है। उसके बाद फिर 1980 में 6 बैंक जो है उसका प्राइवेटाइजेशन हो गया था। 1969 में हुआ 14 बैंक का, जो क्वेश्चन है आपका, तो ये 14 हो जाएगा। अगर लेकिन मान लीजिए 1969 की जगह 1980 पूछ लेता तो आंसर क्या हो जाता? तो आंसर 6 हो जाता। आंसर क्या हो जाता? अगर 1969 की जगह 1980 होता तो आंसर आपका हो जाता
6, ठीक है। लेकिन वो पूछा है कि 1969, तो हम 1969 के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है बेटा। फिर क्या है 1991 में कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं, 4 सेक्टर दिया हुआ है कि जो प्राइवेट लोग नहीं काम कर सकते हैं उसमें, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज नहीं आ सकती हैं, ये पूछा है। 4 कौन कौन से सेक्टर पूछा गया है, मेट्रो है, नन ऑफ द दीज ऑप्शन है, एटॉमिक एनर्जी है, कम्युनिकेशन है। तो देखो कम्युनिकेशन में तो प्राइवेट चल रही है, जियो वगैरह प्राइवेट है, हर्ष थी, ठीक है। ये जो एटॉमिक एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी का प्राइवेटाइजेशन 1991 में नहीं हुआ था, यानी कि अगर कल को अडानी अंबानी जी आते 1991 में बोलते कि हमको एटॉमिक एनर्जी की फैक्ट्री खोलनी है, उनको अलाउ नहीं किया जाता, सरकार ही ऐसे काम कर सकती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है अगला कि वाज द लास्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये लास्ट डिप्टी चेयरमैन बेटा कौन थे? 2014 में मोदी जी ने प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया और नीति आयोग का जन्म हुआ, ठीक है। तो जब खत्म किया, भंग किया, उस वक्त जो है डिप्टी चेयरमैन कौन चल रहे थे? डिप्टी चेयरमैन चल रहे थे, ये जो सरदार जी की फोटो लगी हुई है, ये थे मोंटेक सिंह आहलूवालिया, ये हमारे डिप्टी चेयरमैन चल रहे थे। अच्छा, नीति आयोग जो बनाया उसमें सबसे पहला सीईओ कौन था? चेयरमैन की पोजीशन उसमें खत्म कर दी, उसमें सीईओ था। तो सीईओ कौन थे? वो था बेटा अरविंद पनगरिया। अरविंद पनगरिया 2014 में सबसे पहले सीईओ थे नीति आयोग के। दूसरे कौन थे? दूसरे आप मेरे को कमेंट में करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर? इसमें से कौन सा सेक्टर है जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है? तो बेटा 4 सेक्टर हमारे होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्नरी। प्राइमरी पता है आपको, खेती वगैरह को प्राइमरी कहते हैं। दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग को सेकेंडरी कहते हैं। सर्विसेज को, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, इसको सेकेंडरी टर्शरी कहते हैं। और क्वार्नरी जो होता है, जो अलाइड सर्विसेज है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कुरियर सर्विस हो गया, ठीक है, ये क्वार्नरी में चला जाता है। तो देखिए आरबीआई की रिपोर्ट है, इसके हिसाब से एनएसएसओ का डेटा है, इसमें अभी भी सबसे ज्यादा लोग 2011-12 की ये रिपोर्ट है, करीब करीब 48%, और अभी जो लेटेस्ट डाटा चल रहा है करीब करीब 44-45% लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। अच्छा, इनकम कितनी है प्राइमरी सेक्टर की? टोटल ओवरऑल इनकम प्राइमरी सेक्टर की बेटा 14% है जीडीपी का, 14% से के आसपास है, कुछ कम ज़्यादा है। ये आप ये समझो 50% लोग आपकी देश की आबादी के खेती में लगे हुए हैं। उनकी इनकम कितनी है टोटल आबादी की? मान लो 100 रुपया देश ने कमाया, ठीक है, और 100 लोग हैं देश में, तो 50 लोग तो खेती में लगे हुए हैं, लेकिन उनको मिल कितना रहा है? सिर्फ 14 रुपया मिल रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, गरीबी तो रहेगी। 50 लोग में 14 रुपया आप बांटो, अब जो बाकी के 50 लोग हैं, बाकी के जो 50% मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस बचा 50% में, उसमें कितने लोग बचे? उसमें आपकी कमाई कितनी बनी? 86 रुपया बट रहा है, यानी कि एक 50 को मिल रहा है 86 का हिस्सा और एक 50 को मिल रहा है 14 रुपए का हिस्सा है। इसीलिए किसान गरीब है, इसीलिए किसान इतना ज्यादा आंदोलन कर रहा है, एमएसपी की मांग वगैरह करता जा रहा है कि हमको एमएसपी निर्धारित करके हमको दो, ठीक है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बेटा पता होना चाहिए थोड़ा सा आपको जो है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत फेवरेट एरिया है डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट। और गवर्नर के बारे में या प्रेसिडेंट, स्पीकर, ये 4-5 टॉपिक अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपको पॉलिटी कभी चुकेगा नहीं, इसमें से आपका काम हो जाना है इतना, लेकिन इतना पढ़ के आपको जाना है। फंडामेंटल ड्यूटीज बेटा कितनी है टोटल बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज है 10, और बाद में एक और इंक्लूड की गई 86वें अमेंडमेंट से। क्या फंडामेंटल ड्यूटी इनिशियली जो बाबा अम्बेडकर ने बनाया था संविधान उसका हिस्सा था? नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी नाम की कोई चीज ही नहीं थी उसमें। फंडामेंटल ड्यूटीज नाम की उस वक्त कोई चीज नहीं थी। फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट के बाद से फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया था? स्वर्ण सिंह कमेटी के। स्वर्ण सिंह नाम की एक कमेटी बनी थी जिसने ये कहा था कि आप लोग जो है सिटीजन जो हैं वो बड़े अपने हिसाब से काम धाम कर रहे हैं, उनको ड्यूटीज का अंदेशा नहीं है कि हमारी ड्यूटीज भी तो है, संविधान हमको अधिकार देता है तो हमारी ड्यूटीज भी तो निर्धारित होती है ना, कि ये ड्यूटीज हमारी होगी देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, ठीक है। तो ये 42वें अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था स्वर्ण सिंह ने ये भी कहा था कि इनकम टैक्स को भरना भी एक ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं किया था। स्वर्ण सिंह ने बेसिकली 12 ड्यूटीज बताई थी, हमने 10 ही इंक्लूड किया था संविधान में। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज? इनमें से फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी हैं देख लीजिए। तो आप डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर है,
बिल्कुल है। सेफगार्ड ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। प्रोटेक्शन ऑफ द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया है, बिल्कुल है। तो यानी कि तीनों हो जाएगा, ऑल ऑफ दीस हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित में है? माइनॉरिटीज के राइट को कौन सा अनुच्छेद प्रोटेक्ट करता है? ये बेटा क्वेश्चन तो दिया गया है, लेकिन इसका आंसर तो कंट्रोवर्शियल है ज़्यादा। जो मेरे को अगर 2-4 ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि आर्टिकल्स में माइनॉरिटीज़ की अगर बात की जाए तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज 29 और 30 दोनों ही बात करता है। 29 और 30 दोनों ही बात करता है माइनॉरिटीज़ के राइट के बारे में, लेकिन 30 में माइनॉरिटीज़ स्पेसिफिकली मेंशन्ड है और 29 में माइनॉरिटीज़ लिखा नहीं है कहीं। तो 30 को ही सही मान के हम लोग चल रहे हैं। ये बेटा ये बेसिकली ये राइट है, ये आप पढ़ लेना अपना आराम से। ये क्या हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मैंने बोला था ना डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल बहुत फेवरेट स्पेस है एग्जामिनर्स का क्वेश्चन पूछने का। तो 42वें अमेंडमेंट में कौन कौन सी जो है ऐड किया गया था? डीपीएसपी जब संविधान बना था तो था, लेकिन जब 42वां अमेंडमेंट लाया गया और कई फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड की गई संविधान में, तो कुछ डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी इंक्लूड की गई संविधान में। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है बेसिकली? डीपीएसपी जो है ये ऐसे निर्देश है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट के लिए कि राज ऐसा करना चाहिए, शासन ऐसा करना चाहिए। मोदी जी और योगी जी के लिए एक प्रिंसिपल सही है कि अगर आप राज कर रहे हो, शासन कर रहे हो, तो आप डीपीएसपी के दायरे में रह के करो। ठीक है। तो 42 में कौन सी इंक्लूड की गई थी बेटा? 42 में बेटा बेसिकली 3 चीजें इंक्लूड की गई थी। 39A इंक्लूड की गई थी, 43 ये इंक्लूड किया गया था, 43 इंक्लूड किया गया था और 48A इंक्लूड किया गया था। 39A में क्या है? टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रमोट फ्री लीगल एड टू पुअर। तो इसमें वो ऑप्शन कोई दिख रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड ही दिखा है पहले क्वेश्चन, ये सी वाला आंसर हमारा हो जाएगा। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन ये पूछे था कि 42 सेकंड अमेंडमेंट में कितनी नई डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल जोड़े गए थे, तो 3 जोड़े गए थे। कौन कौन से आर्टिकल में जोड़े गए थे? आर्टिकल 39A, 43A और 48A में जोड़े गए थे। ये आप याद रखो, ये बहुत काम की चीज है, ये आता रहता है क्वेश्चंस में। ठीक है। लाइट ईयर बहुत हल्का सा सवाल है, बहुत छुटकू सा सवाल है ये। लाइट ईयर क्या मापता है? तो लाइट ईयर बेसिकली बेटा दूरी को मापा जाता है। लाइट ईयर में एक लाइट की जो किरणें हैं वो एक साल में कितनी दूरी तय करती हैं, उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸। एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड, कौन सा ऐसा 4 एलिमेंट है, इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो सब में कॉमन है? तो आप देखो HCl होता है, H2SO4 हो गया। कॉमन क्या है? H है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एटम जो होता है बेटा वो सारे एसिड में कॉमन होता है। ठीक है। हाइड्रोजन प्रोवाइड अ प्रोटॉन आयन। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? नॉन स्टिकी कुकवेयर यूटेंसिल को किससे कोट किया जाता है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई भी यूपीएससी या पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहा होगा उसको ये चीज पता होगा। तो इसको जो है टेफ्लॉन से प्रोटेक्ट किया जाता है। टेफ्लॉन बेटा देखो ये थोड़ा सा मैंने बता दिया है इसके बारे में। टेफ्लॉन को और क्या कहते हैं? पॉलीटेट्राफ्लूरोइथिलीन कहते हैं टेफ्लॉन को। इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? जब खाना उस पर गर्म किया जाता है तो कार्बन और फ्लोरीन आपस में जुड़ने लगते हैं, फूड से नहीं जुड़ते हैं, इस वजह से ये नॉन स्टिकी माना जाता है। अनुच्छेद 245 में किस बारे में बात हुई है बेटा? अनुच्छेद 245 में जो है क्या बात हुआ है कि पार्लियामेंट का कानून बनाने का क्या दायरा है और स्टेट लेजिस्लेचर का, यानी कि एमएलए का, जो आपके विधायक हैं जो स्टेट में बैठ रहे हैं। ठीक है। जैसे हम लोग यूपी से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारे जो विधायक हैं वो लखनऊ में बैठते हैं, तो उनका कानून बनाने का क्या दायरा है, और जो हमने एमपी चुन के भेजा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनका कानून बनाने का क्या दायरा है, ये बात हुई है आर्टिकल 245 में। तो दिस टॉक अबाउट लॉ मेकिंग। सरकारिया कमीशन किस बारे में था? सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बेटा सरकारिया कमीशन जो था सेंटर और स्टेट के रिलेशन को कैसे होने चाहिए इस बारे में बनाया गया था कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसका सीएम से कैसा रिलेशन होना चाहिए, या जो है पैसे कैसे बंटने चाहिए, फाइनेंस कैसा होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पुलिस पे जो है सेंटर का कितना कंट्रोल होना चाहिए, आपके जो लोकल दरोगा SHO हैं उस पर क्या सेंटर का कंट्रोल होता है कि नहीं होता है, क्योंकि पुलिस तो स्टेट का सब्जेक्ट है।
पुलिसिंग इज द स्टेट सब्जेक्ट, लॉ एंड ऑर्डर इज द स्टेट सब्जेक्ट। तो सेंटर का क्या दखल है? या मान लो अगर ईडी की रेड पड़ रही है तो ईडी का जो है ईडी हो गई सेंट्रल एजेंसी, ठीक है, तो उसका स्टेट का क्या कंट्रोल है? तो इस तरीके की उस टाइम तो ईडी नहीं थी, पहले की बात है। तो ये बेटा 5 ऐसे कमीशन हैं जो सेंट्रल स्टेट के बारे में पूछा गया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन इस बार आया सरकारिया का, अगली बार इनको क्वेश्चन घुमाना है तो ये क्या करेंगे, पंची पूछ लेंगे, या पूछ लेंगे राजा मन्नार कमीशन किस बारे में था, वेंकट चलैया कमीशन क्या था, या एआरसी जो 2007 में बनी थी उसमें किस तरीके की बातें हुई थी। तो इन लोग का सेंटर और स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए इस बारे में ही ज़्यादा बातें हुई हैं। बेटा अगला जो पोर्शन आ जाता है वो मैथ का आ जाता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है हम लोग क्वेश्चन एक एक करके हम देखते जाएंगे। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, साइंस का क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द इंटेलिजेंट मैमल। अकलमंद मैमल कौन माना जाता है? तो डॉल्फिन को जो है बहुत ही अकलमंद माना जाता है। ये लोग अक्सर आपने वीडियो रील्स में देखा होगा, डॉल्फिन बच्चों के साथ खेलते हुए दिख जाएगी आपको, फुटबॉल वगैरह जो नाक के ऊपर बॉल वॉल रख के खेलते हैं। वेल को कभी खेलते देखा नहीं होगा आपने, वेल इतना बड़ा खुद में ही आप कौन खेलेगा उसके साथ में, ठीक है। तो अच्छा, वेल के साथ में एक और है कि वेल की उल्टी का क्या नाम होता है? वेल प्यूक करता है और वो किस चीज़ में यूज़ होता है? वो करोड़ों में जाता है बेटा, 1 किलो जो है करोड़ों में जाता है वेल की जो उल्टी होती है। आप मेरे को कमेंट में करके बताना कि क्यों उसकी उल्टी को इतना महंगा माना जाता है और क्यों वो करोड़ों में बिकता है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग जो है बात करेंगे जो मैथ का सेक्शन है उसको हम लोग कवर करेंगे और उसके अगले भाग में हिंदी और इंग्लिश को साथ कवर करके 100 के 100 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। आप अगर बाकी जैसे 4 सेट में एग्जाम हुआ है तो अगर आप बाकी के सेट का भी सॉल्यूशन चाहते हो, क्योंकि ये सेट का तो मैं सॉल्यूशन पूरा आपको दे दूंगा, इसमें बेटा हम लोग का फोकस ये है कि हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं ना। कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है तो फ्यूचर में मान लो क्वेश्चन को घुमा दिया तो हम घूमे ना, हमको समझ में आए क्वेश्चन को। क्वेश्चन का सिर्फ आंसर निकाल लेना हल नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, अगर उससे थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन को तो क्या हम कैपेबल हैं संभालने के लिए उस क्वेश्चन को। इस इंटेंशन से हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं और आप उम्मीद करते हैं देख रहे होंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।